चाह रहा था कि जो है ना वो सारे लोग ज्वाइन हो जाते तो फिर मैं रिकॉर्डिंग पे लगाता। ठीक है सर जी, वैसे वो जो भी आएगा वो खुद ज्वाइन होता जाएगा, आप रिकॉर्डिंग पे कर देना जो भी जब आप स्टार्ट करें ना अपना। मैंने मैंने कर दिया है, रिकॉर्डिंग पे लगा दी है, साथ जो है ना वो मैंने इसकी सेटिंग भी चेंज कर दी है, सारे लोग ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है जी। ठीक तो ठीक है हमने जी, ठीक। चूंकि 9 बजे का टाइम तय किया हुआ था, इसलिए हम जो है ना वो बाकी लोग इंशाल्लाह हमें ज्वाइन होते जाएंगे, और हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनका और हमारा वक्त बहुत कीमती है। तो जी सबसे पहली बात यह है कि अ, हमने ये जहन में रखना है कि हम सबका इंटरव्यू आ। ठीक है जी। अभी तक हमने जितने लोगों का अप्लाई किया है उनमें मैक्सिमम लोगों का इंटरव्यू आ गया। अब जब हमारा इंटरव्यू आ गया है तो हम क्या करेंगे जी, हम उस हवाले से भरपूर तैयारी करेंगे। आप सब जब आ रहे होते हैं यहाँ पे तो एक ही आपका सवाल होता है कि सर हमारे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैसे हम जो है ना। अली हैदर साहब से रिक्वेस्ट है वो अपना माइक ऑफ रखें जी। थैंक यू अली हैदर साहब। अच्छा जी। उसके बाद जो है ना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इंटरव्यू का? कॉन्फिडेंस हमेशा तैयारी के साथ आता है। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जो भी इंटरव्यू हो, अगर आपने अच्छी तरह तैयारी की हो ईमानदारी के साथ, तो आपको पता होता है कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, और मुझसे इंटरव्यूअर जो भी सवाल पूछेगा मैं उसके बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो जवाब दे लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है जी। तो हमने जो फोकस करना है वो इस बात पे करना है कि जब हमारा इंटरव्यू आया है तो साथ ही हमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड ने। उनमें से ज्यादातर के जो सवालात हैं वो ये हैं कि आपने अपनी जो फ्रेश बैंक स्टेटमेंट है वो साथ लगानी है। तो हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से सारी चीजें याद रखनी है, और हमें पता होना चाहिए किस दिन हमारा अकाउंट खुला है, उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितनी ट्रांजैक्शन से मुराद है जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन सी हुई हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अगर हमने कैश डिपॉजिट किया है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम साथ लगा सकते हैं कि जी मेरा ये वाले साहब का प्लॉट था, उन्होंने सेल करके मुझे गिफ्ट किया है कि मैं जाके स्वीडन पढ़ लूँ। ठीक है जी। उस हवाले से हमने साथ जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो भी जेन में रखना है। हर बंदे के जो वाले साहब हैं उनका एनटीएन मौजूद होना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स मौजूद होनी चाहिए। अगर टैक्स रिटर्न्स ना भी हो तो कम से कम एनटीएन जरूर हो, और अगर एनटीएन भी नहीं है तो कम से कम उनका लेटर पैड, उनका कोई बिजनेस जरूर हो, जिससे हम जस्टिफाई कर सकें कि वाकई ये मेरे वाले साहब का ये बिजनेस है। अगर किसी का कोई बिजनेस भी नहीं है तो वो लैंडलॉर्ड फार्मिंग जो है वो गाय भैंसों का जो है ना वो फार्म शो कर सकता है, बकरियों का जो भी फार्म हमारा जो खेती बाड़ी का काम है लैंडलॉर्ड हम उनको शो कर सकते हैं। अब इसमें जो अगली बात है वो ये है कि आपने ये जहन में रखना है कि जो बंदा आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा ना उस वो आपका डिसीजन नहीं कर सकता। ये सबसे प्लस पॉइंट है स्वीडन के हवाले से। जिसने आपका इंटरव्यू लेना है वो आपका डिसीजन नहीं कर सकता, डिसीजन आपका माइग्रेशन बोर्ड ने ही करना है। तो उस हवाले से आप क्या करेंगे, उस हवाले से आप जो है ना वो ज़हनी तौर पे मुतमईन होके जाएंगे। स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड ने उस इंटरव्यू लेने वाले बंदे को भेजे होंगे, और वो जो सवालात होंगे वो। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई एक बंदा अपना माइक ऑन करके बता दे कि जी आज सर आपकी आवाज क्लियर है। जी 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 सर सर क्लियर क्लियर है। है। जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। शुक्रिया जी। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने ये मुतमईन होके जाना है कि ये जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है ये हमारा डिसीजन नहीं कर सकता, डिसीजन हमारा स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड नहीं करना है। और वो कैसे करना है कि वो जो सवाल आए होंगे उनका आप अगर स्पेसिफिक जवाब देंगे उसको टू द पॉइंट, और जो सवाल पूछा गया है अगर आप उसका जवाब देंगे तो आपका वीजा 100% हो जाएगा।
लेकिन अगर सवाल गंदम है जवाब चने होगा तो फिर नहीं होगा। आपने कोशिश करके सारी चीजों को तैयार जरूर करना है, लेकिन कोशिश करके रट्टा नहीं लगाना कि आपने पहले ही रट्टा लगाया हुआ है कि ये सवाल पूछेगा तो मैंने ये जवाब देना है, तो आपने वो सवाल उस ध्यान से सुना ही नहीं, यानी या आपने ध्यान से वो सवाल पढ़ा ही नहीं। वो सवाल को समझना जो है ना वो सबसे बड़ा कमाल है। जब तक आप सवाल को समझे ना उस वक्त तक उसका जवाब ना दें। तो आपने पहले सवाल समझने हैं, फिर आपने जवाब देने हैं। तो हमारा इंटरव्यू चलेगा कैसे? ये सारी जो चीजें मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, ये सारे क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा। आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। तो इस हवाले से हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले जब आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा जी कि आप अपने तारुफ करवाएं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपने ये नहीं करना कि आप कहें कि जी माई नेम इज, आप माई सेल्फ मजमून सुनाना शुरू कर दे, माई नेम इज उमर, आई हैव दिस कंप्लीट, आई रीड इन क्लास 6, इस तरह का नहीं काम करना। ठीक है जी, आपने अच्छे अंदाज से मुनफरिद अंदाज में जो है ना वो अपना तारफ करवाना है। जैसे आप कहेंगे मी माई सेल्फ मोहम्मद उमर अब्दुल्ला, आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी from Virtual University of Pakistan with 73% marks. And I have also completed my bachelor's in computer science with 80% marks. I got my B.Ed and M.Ed from Sargodha University and I have also completed LLB from Punjab University. ठीक है जी, I am from Gujarat, I am from Mandi Baudin, I am from Kasur. साथ आप अपने उनका बता देंगे कि आप कहाँ से हैं। ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना कि मेरे इतने बहन भाई ने थे, मेरे अब्बा जी, नहीं। जो कुछ वो पूछ रहा है आपने कोशिश करके वो जो है ना चीजें उसको जवाब देनी। आगे जी, आपसे वो पूछेगा जी व्हाट इज योर लास्ट क्वालिफिकेशन, क्योंकि जिनकी भी जो है ना वो आई है वहां पे सवाल आए हैं उनमें वो लास्ट क्वालिफिकेशन को देख रहे हैं। तो आप बताएंगे कि माई प्रीवियस क्वालिफिकेशन इज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। अब जरा देखें, जिन लोगों ने भी एमएससी की हुई है तो वो है तो उनका मास्टर्स, लेकिन आप बताएंगे कि ये जो हमारा मास्टर्स है ये 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है विच इज इक्वल टू बैचलर। ठीक है जी, साथ आप बताएंगे कि मैंने 2021 में पास किया है इसलिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं आया, मैं फ्रेश स्टूडेंट। या आप बताएंगे कि मैंने ये जो है ना वो 2000 में पास किया था 20 साल पहले, तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस लेटर है जिससे मैंने जो है ना वो पास किया हुआ है। ठीक है जी, इसके साथ जो अगला सवाल होगा वो ये होगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं और कोशिश करेंगे आप पूरे इंटरव्यू के दौरान आप एब्रीविएशंस यूज नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि सबको पता है कि जी पीयू क्या है, हम समझते हैं कि सबको पता है कि जनाब CGPA वगैरह, या इस तरह की आपने कोशिश करनी कम से कम एब्रीविएशंस यूज करें। एब्रीविएशंस होते हैं ये जो हम इख्तिसार के साथ इस्तेमाल करते हैं, आप उसको पूरा बताएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी, UOG नहीं बताएंगे, आप बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि उस बंदे का कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है। आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान में जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसका रैंक ये है। ठीक है जी, अगर वो इंटरनेशनल में भी कोई पहले 500 में आ रही तो बता देंगे, अगर नहीं आ रही तो उसको छोड़ देंगे। अब जो अगला उसका सवाल होगा वो ये होगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्वीडन, हैव यू रेड अबाउट स्वीडन और हैव यू हर्ड अबाउट स्वीडन। तो आप बताएंगे कि स्वीडन का वेदर कैसा है, स्वीडन का एरिया जो है वो कितना है, स्वीडन की टोटल आबादी तकरीबन कितनी है, इसके सराउंडिंग में कौन कौन से कंट्रीज हैं। ये सारा कुछ मैंने स्वीडन के बारे में रिसर्च किया हुआ है। तो आपका ये भी टास्क है कि आप इन चीजों को देख लें। उसके बाद जो सबसे अहम और वो यही होगा कि आपने, सॉरी दरमियान में आवाम जो है ना वो इस वक्त भी आराम करने नहीं देती, तो लेकिन ये है कि थोड़ा अगर होल्ड हो जाए तो आप थोड़ा इंतजार कर लेंगे। अच्छा,
तो उसमें जो अगला सवाल होगा वो बहुत अहम होगा और वो कहेगा कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन स्वीडन, या वो पूछेगा व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्टडीइंग इन स्वीडन। ठीक है जी, या वो पूछ सकता है व्हाई हैव यू चूजन टू स्टडी फॉर इन स्वीडन, कि भाई क्या वजह थी कि आपने स्वीडन जो है वो सर्च किया है, क्यों आपने जो है वो स्वीडन सेलेक्ट किया है। तो आप उसमें बताएंगे कि स्वीडन एक वो कंट्री है जिसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, जबकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो अमेरिका के मुकाबले में, यूके के मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में कम है। ठीक है ना जी, तो ये मेन रीजन होगा कि आपने स्वीडन को जो सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप सब ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर लेनी है। जैसे आप कहेंगे कि जी मेरी यूनिवर्सिटी उमिया यूनिवर्सिटी, तो वो दुनिया में 113वें नंबर पे फर्ज करना है, ये आपने सर्च खुद करना है। तो आपने बताना है कि इसलिए मैंने ये जो है ना वो यूनिवर्सिटी को सर्च किया है। मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग अपने पास एक पेपर रखें या एक नोटबुक रखें, एक पेंसिल रखें और ये सारी चीजें साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो भूल जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीजें आपको वो ग्रुप में भेज भी दूं, लेकिन मुझे भी चीजें भूल सकती हैं। साथ हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग भी इसकी शेयर कर देंगे ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए। अच्छा जी, तो ये तो हमारा सवाल हो गया कि मैंने स्वीडन क्यों सिलेक्ट किया। अब वो ये भी पूछ सकता है कि वाई स्वीडन, वाई नॉट अदर कंट्री। तो इसका में आपने बताना है कि जनाब क्वालिटी एजुकेशन है और साथ जो है ना वो दूसरी कंट्रीज में आमतौर पे बहुत महंगा है। ठीक है जी, इस वजह से। अब आपने ये बिल्कुल नहीं कहना कि ये यहाँ पे फीस कम थी इस वजह से, तो क्या आप वही बात रहे हैं, लेकिन आपने उसका अंदाज बदलना है। आपने उसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बताना है कि इन यूएसए एनुअली फीस इतनी है और यहाँ पे इतनी बंद। ठीक है ना जी। उसके बाद अगला जो उसका सवाल होगा वो होगा टेल मी अबाउट द प्रोग्राम यू आर गोइंग टू स्टडी, कि आपका क्या प्रोग्राम है जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं। या वो पूछेगा कि इन विच कोर्स यू आर एडमिटेड। अब आपको अपने कोर्स का पूरा नाम आना चाहिए। मसलन आपके कोर्स का नाम है जी बायोमेडिसिन, तो आप कहते हैं जी आई एम गोइंग फॉर बायोमेडिसिन। अब उसको तो नहीं पता कि आप बैचलर्स में जा रहे हैं या मास्टर्स बायोमेडिसिन में जा रहे हैं। बेशक उसके पास लेटर भी है, सारा कुछ है, तो आप बेहतर ये है कि आप उसको पूरा जवाब दें। आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई बैचलर्स इन बायोमेडिसिन, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई मास्टर्स इन बायोमेडिसिन। ठीक है जी, तो आपने कोशिश करके जो है ना वो ये इस तरह जो है ना वो जवाब देना है। उसके बाद ही आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद जनाब क्या होगा कि आपसे वो सवाल पूछेगा कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज किया है, इस प्रोग्राम का क्या फायदा है। यही सवाल हमने वीजा के फॉर्म फिल करता हुए भी हमने लिखा था कि क्यों मैंने ये प्रोग्राम चूज किया। तकरीबन उससे रिलेटेड आपने जो है ना वो जवाब देना है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है जी? जी 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 सर आ रही है, किस आ रही है सर आ रही है। वेरी गुड। मैंने कहा ये ना हो कि मैं बोलता जाऊं और बाद में पता चले किसी को कोई आवाज नहीं आ रही। जी, तो आपने अपने प्रोग्राम के बारे में बताना है कि ये प्रोग्राम मैंने सिलेक्ट किया है। अब आपका मसलन प्रोग्राम है, फर्ज कर लें फिजिकल ओशियनोग्राफी, जैसे हमारे मकसूद साहब का दाखिला हुआ है, तो आपने सर्च कर लेनी कि पाकिस्तान में जो है ना वो फिजिकल ओशियनोग्राफी पे कोई डिग्री होती नहीं है। तो आपके लिए बड़ा आसान सा जवाब है कि आप कहेंगे जी मेरे जो प्रोग्राम है वो तो होता ही नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, अब ज्यादातर लोग जो होंगे उनका दाखिला हुआ होगा एमबीए में। एमबीए पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आप जनाब उसको बताएंगे कि दरअसल बात ये है कि जितना भी एमबीए यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में वो सारे का सारा थ्योरेटिकल है, वो सारे का सारा थ्योरेटिकल है और किसी भी यूनिवर्सिटी में जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं दिया जाता। जबकि यहाँ पे स्वीडन में क्या है कि
पढ़ाई के दौरान डिग्री मुकम्मल करने के दौरान ही हमें जो है ना वो ऑप्शन होती है कि हम जाके मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हैं। हम मुख्तलिफ कंपनीज में काम करने के बाद जो है वो इस तरह का एक्सपीरियंस लेते हैं जो कि पाकिस्तान में होता नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो स्वीडन में और में जाके एमबीए करने का मकसद ही ये है कि मेरा साथ साथ प्रैक्टिकल हो और मैं एक डिग्री के साथ साथ अपनी जो स्किल है उसको भी पॉलिश करूं। अच्छा जी, अगला सवाल क्या होगा जी? अगला सवाल ये हो सकता है जी, टेल मी अबाउट योर यूनिवर्सिटी इन विच यू गॉट एडमिशन और व्हाट डू यू नो अबाउट योर यूनिवर्सिटी। अब हम क्या करेंगे, आपके अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अबाउट को सारा पढ़ेंगे, उसके पॉइंट्स बना लेंगे कि माय यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस, इट हैज 5000 स्टूडेंट्स, इट हैज 50,000 स्टूडेंट्स, इट हैज फलां 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 स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इट हैज दिस मच ऑफ डिपार्टमेंट्स, मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसके इतने डिपार्टमेंट हैं, इतने प्रोफेसर हैं। मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए सिलेक्ट की, इसकी जो लैब है वो बहुत जबरदस्त है। आपको अगर लैब का नाम पता है तो उस लैब का नाम बताएं ताकि वीजा ऑफिसर को पता चले, ताकि माइग्रेशन बोर्ड को पता चले कि आपने वाकई ही खुद से रिसर्च करके ये सारे काम किए। एक बहुत पॉइंट की बात जो आगे चल के मैं तफसील में भी बताऊंगा, अगर उनको ये पता चल गया कि आपने किसी कंसल्टेंट, किसी मोहम्मद उमर अब्दुल्ला से अप्लाई किया है तो वो आपका वीजा उसी वक्त रिफ्यूज कर दें। मैं जो ये रात के 9:30 बजे आपसे मेहनत कर रहा हूँ वो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको वीडियो शेयर कर दी है कि आपने कैसे जो है वो अप्लाई किया था, ताकि ये ना पता चले कि आपने खुद किया है या मोहम्मद उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है। ठीक है जी, तो मेहरबानी फरमा के आप बहुत अच्छी तरह तैयारी करें। वो आपको इस पॉइंट पे लाएगा, वो आपको बार बार इसी पॉइंट पे लेके आएगा कि आपने ये खुद नहीं किया। आपसे वो आपके यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, आपसे वो ईमेल पूछेगा, आपसे वो तरीकेकार पूछेगा जी कैसे अप्लाई किया, किसने अप्लाई किया, क्या क्या स्टेप्स किए। तो आपको वो इस बात पे मजबूर करेगा कि कंसल्टेंट बताओ भाई, या आपने अगर आप मान गए कि आपने कंसल्टेंट से अप्लाई किया तो वहीं पे गेम खत्म हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। सवाल ये होगा कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की है। उससे अगला सवाल ये होगा कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। अब मास्टर लेवल पे हमने सारे स्टूडेंट्स का 4 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया था, बैचलर लेवल पे हमने सारे स्टूडेंट्स का 8 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया था। तो अब आपने यहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी है। अगर तो आपका पहले कोर्स में, पहली डिग्री में, पहली यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो आप चैंपियन हैं। लेकिन अगर आपका पहली यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ, दूसरे कोर्स में भी दाखिला नहीं हुआ, तीसरे में हुआ है, तो आपने ये जस्टिफिकेशन देनी है कि मैंने क्यों जो है वो अप्लाई किया था इतनी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है जी, क्यों जो है ना वो मैंने इसमें किया था। हमने जो किया था उसमें वकार साहब का व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा। ठीक है जी, तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वकार साहब के पास शायद ऐप का या कुछ और मसला होगा। हमारे पास यहाँ पे 18 लोग ज्वाइन है माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छा टर्नओवर है। तो ग्रुप में प्लीज उनको मैसेज कर दें कि हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे और क्वेश्चन भी शेयर कर देंगे। उनको कि एक दफा दोबारा इंस्टॉल कर लें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, या फिर वेब पे आ जाएं, उससे भी वो चल जाएगा। लिंक पे दोबारा क्लिक कर लें, अपना कनेक्शन चेक कर लें। अच्छा जी, तो मेरा सवाल ये था। सर जी 3-4 लोग मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहे, एक नहीं है 3-4 है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, तो उन भाइयों ने को मसला है, अगर 18 लोगों का मसला नहीं है तो फिर इनका भी मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो मेरा सवाल ये था कि भाई वो आपसे पूछेंगे कि आपने इतनी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई क्यों किया है, कोई मसला नहीं।
ऑप्शन थी 4 की, हमने 4 में अप्लाई किया, 8 की ऑप्शन थी, हमने 8 में अप्लाई किया। लेकिन सवाल उनका वैलिड ये हो सकता है कि आपने एक तरफ जो है ना वो कंप्यूटर में किया हुआ है और दूसरी तरफ आपने जो है ना वो किया हुआ है बिजनेस में, तीसरी तरफ आपने किया हुआ है जनाब बायोलॉजी में, चौथी तरफ आपने किया हुआ है फिजिक्स में। तो ये क्यों है? तो हमने किसी स्टूडेंट का ऐसे नहीं किया, हमने कोशिश करके जो उसके रेलिवेंट कोर्सेज थे हमने उसी में अप्लाई किया है। तो मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा हमारा जिसके कोर्सेज डिफरेंट हो, ठीक है ना जी। और अगर कोर्सेज डिफरेंट हैं भी तो आप कह सकते हैं कि मैंने बैचलर लेवल पे ये पढ़ा था, मैंने जो है ना वो एफए में मेरे ये सब्जेक्ट थे, इस वजह से मैंने इसको भी सेकंड ऑप्शन के तौर पे रखा था कि अगर ये ना हो तो ये हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल जो है ना वो क्या हो सकता है, वो है हो सकता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज योर कोऑर्डिनेटर? डू यू नो योर कोऑर्डिनेटर? व्हाट इज हिज नेम? मैंने सबके एप्लीकेशन फॉर्म्स पे ढूंढ के खुद लिखा हुआ है, ईमेल्स सारा कुछ मौजूद है। तो आपने बताना है कि माई कोऑर्डिनेटर इज माइकल, ही इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। माई कोऑर्डिनेटर इज लीसा, शी इज सीनियर प्रोफेसर, या जो भी है भाई, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है, जो भी है, आपने उसका डेजिग्नेशन बताना है कि भाई ये बंदा है, ये इसका डेजिग्नेशन है। अगर ईमेल आपको सही याद है तो आप बता दें कि ये उसका ईमेल, ठीक है जी। नंबर शंबर याद करने की जरूरत नहीं, और बहुत सारी बातें याद करने वाली। आगे हम बढ़ते हैं जनाब। वो आपसे पूछेगा जी व्हाट इज द स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ योर कोर्स? आपके जो कोर्स है उसकी स्टार्ट और एंड डेट क्या है? अब ये सबको याद होनी चाहिए, 29 अगस्त 2022 हमारी स्टार्ट डेट है, और तकरीबन जिनका 2 साल का कोर्स है 2 जून 2024 को खत्म होगा, जिनका 1 साल का कोर्स है वो अपनी डेट एडमिशन लेटर को पढ़ के याद कर सकते हैं। आगे जी, अगला सवाल क्या है जी, व्हाट इज द कोर्स प्रोग्राम कंटेंट ऑफ योर डिग्री? बड़ा अहम, पहले सेमेस्टर में जनाब आप क्या क्या पढ़ेंगे, दूसरे सेमेस्टर में जनाब आप क्या क्या पढ़ेंगे? जी हम वेलकम करते हैं जनाब वकार साहब, हमें ज्वाइन कर लिया है, और रिजवान अली साहब भी हमें बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। जी वकार साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें। अच्छा जी, तो मैं सवाल इस पे पहुंचा था कि वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोग्राम कंटेंट ऑफ योर डिग्री? भाई आपने डिग्री में जाके वहां क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले सेमेस्टर में ये पढ़ना है, मैंने दूसरे सेमेस्टर में ये पढ़ना है, मैंने तीसरे सेमेस्टर में ये पढ़ना है। आगे जी बढ़ते हैं। ये 1 मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, सॉरी, दरमियान में कॉल आ गई थी, तो अच्छा जी, तो हम यहाँ पे पहुंचे थे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पहले सेमेस्टर में कौन से कोर्स है, सेकंड सेमेस्टर में कौन से कोर्स हैं। हमारे पास यहाँ पे ज़ेब अली साहब मौजूद है, उनको पता होना चाहिए कि मैंने पहला सेमेस्टर कहाँ करना है, दूसरा सेमेस्टर जाके नॉर्वे में करना है, तीसरा सेमेस्टर नॉर्वे में करना है, या चौथा सेमेस्टर नॉर्वे में करना है। जी ज़ेब साहब अपना माइक ऑन करके बताइए जी, आपने कहाँ कहाँ कौन डिग्री के कौन कौन से कोर्स करने हैं? जी सर पहला सर मेरे सेमेस्टर में जो है पढ़ वो रहा मेरा जो है, पढ़ रहा है उसमें वो कोर्सेज दो ऑप्शन है, नॉर्वे या फिर स्वेटबर्ग। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक हो गया जनाब, थैंक यू जी ज़ेब साहब, शुक्रिया। अच्छा जी, बेशक आप सारा कोर्स जाके पुर्तगाल ही करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि आपने कोर्स कहाँ पे जाके करने हैं जी। ये मैं वैसे मजाक के तौर पे बात कर रहा था। आज मैंने जो पुराने स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना एडमिटेड का, उनको मैंने मैसेज किया है, मैंने कहा भाई तुम लोगों के जो करतूत है ना उसकी वजह से हम सारे फंस गए, हम सब का इंटरव्यू आ गया है तुम लोगों के करतूतों की वजह से। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। अगला जो हमारा सवाल है वो ये हो सकता है कि जनाब
कि व्हाई डिडंट यू स्टडी दिस कोर्स इन द होम कंट्री, आपने यही कोर्स घर पे क्यों नहीं पढ़ा? तो उसके मैं पहले जवाब दे चुका हूं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने सर्च करना है कि भाईजान हमारा कोर्स पाकिस्तान में ऑफर हो रहा है, अगर हो रहा है तो जनाब कौन सी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और फिर आपने ये भी बताना है कि हमारी जो ये यूनिवर्सिटीज हैं वो पहले पूरी दुनिया की जो पहली टॉप 100 या 200, अब जिसमें दाखिला हुआ है पहले उसकी रैंकिंग चेक करें, वो मसलन है टॉप 100 में। तो आपने कहना है कि जी हमारी पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 100 में हो, इवन आप कहेंगे कि 200 में भी कोई नहीं है, अब 300 वगैरह आपने चेक कर लेना है। तो आपने एक तो ये बताना है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैंने ये किया है, दूसरा आपने ये बताना है कि जो पाकिस्तान में ज्यादातर डिग्रीज हैं वो थ्योरेटिकल होती हैं, तो यहाँ पे जो है लैब्स पे रिसर्च होती है, प्रैक्टिकल काम होता है, इंडस्ट्री में हम जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि ये जो हमारा सारा कोर्स होगा वो प्रैक्टिकल होगा। इसलिए मैंने जो है ना वो ये काम घर पे नहीं किया, यानी पाकिस्तान में नहीं किया, मैंने जो है ना ये काम यहाँ पे आके करने का फैसला किया है। अच्छा जी, उससे अगला सवाल सर क्या होगा, हाउ विल दिस, अच्छा जी जारून साहब का जो है ना वो कोई इशू आ रहा है जनाब, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उनको भी मैसेज कर देंगे, हम उनको शेयर कर देंगे जनाब, जारून साहब को हम ज्वाइन करने की फिर भी कोशिश करते हैं ताकि जारून साहब ज्वाइन हो जाएं। जी जारून साहब वेलकम जनाब, आप ज्वाइन हो गए हैं। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि वो आपसे ये सवाल पूछेगा कि ये जो डिग्री आप करने जा रहे हैं वहां पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप 100 में नहीं आती, 200 में नहीं आती, 300 में नहीं आती, ये आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप बताएंगे कि जिस यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ है वो दरअसल यूनिवर्सिटी टॉप 200 में है दुनिया में, ठीक है ना जी। इसके साथ आप ये बताएंगे कि जो मेरा कोर्स वहां पे होगा वो दरअसल प्रैक्टिकल होगा, इंडस्ट्री का एक्सपोजर होगा, बाकी सारी चीजें होंगी, जबकि यहाँ पे जो काम करवाया जाता है वो ज्यादातर जो है ना वो थ्योरेटिकल होता है। उसके बाद जनाब अगला सवाल क्या हो सकता है, अगला सवाल ये हो सकता है कि ये हाउ विल दिस प्रोग्राम हेल्प यू इन द फ्यूचर, फॉर्म में भी हमने लिखा था, तो आपने कोई रटा रटाया इसका जवाब नहीं देना, आपने इसका जो है ना वो टेक्निकल या जो हम फॉर्म में लिखा हुआ था उसका जवाब देना है। जी देखें, जैसे मैं एग्रीकल्चर में अगर दाखिल हुआ हूं तो मैंने बताना है कि मेरे वालिद का या हमारा फैमिली बिजनेस है एग्रीकल्चर का, वो मैं आके ज्वाइन करूंगा। मैं अगर कंप्यूटर साइंस में जा रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि जनाब मैं ऑलरेडी इस फर्म में एज ए IT एक्सपर्ट काम कर रहा था, मैं वापस आऊंगा और आके इसी फर्म को एक अच्छी पोस्ट पे जो है वो ज्वाइन करूंगा। पाकिस्तान में जनाब इस चीज का बहुत स्कोप है, इसलिए मैं वापस डिग्री मुकम्मल करके आके इसको ज्वाइन करूंगा। तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप बता सकें कि ये जो डिग्री है ये मेरे फ्यूचर में किस तरह हेल्प करेगी। आगे हम बढ़ते हैं जी, आपके मैं सबके सवाल लूंगा, आखिर पे आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना, आप अपने सवाल जो है ना वो नोट करते जाएं। एहसन साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक प्लीज ऑफ रखें ताकि बच्चों का शोर और बैकग्राउंड म्यूजिक हमें ना सुनाई दे। चले मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूं एहसन साहब। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल ये हो सकता है कि हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू असेस व्हाट इज द एग्जामिनेशन सिस्टम इन योर कंट्री, टेल मी द ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। अब जनाब वो आपसे पूछ सकते हैं कि जनाब वहां जाके आपका कोर्स कैसे, पेपर कैसे होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है और आपकी यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो आपको ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे से भी मिल जाएगा, आपने ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड पे भी मिल जाएगा और इसको आपने देख के जाना है। अगला जो हमारा सवाल होगा वो एक्सपेक्टेड ये सवाल हो सकता है कि व्हाट विल यू डू इन स्वीडन बिसाइड्स स्टडी, व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग योर स्टडीज, ठीक है ना जी। तो आपने बताना है कि मैं क्या करूंगा पढ़ने के साथ साथ। अब आपको अपनी क्लास का स्केड्यूल पता होना चाहिए,
आपने ये कहना है कि जी मेरी तो 6 दिन क्लासेस होंगी, मेरे पास तो और कोई काम करने के लिए टाइम ही नहीं होगा। ठीक है जी, मेरी तो इतने इतने दिन लैब होगी तो मैं तो लैब करूंगा, मेरा ये रिसर्च का प्रोजेक्ट है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं कोई और काम कर सकूं, मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दूंगा। ठीक है जी, अगला सवाल क्या होगा? हाउ डिड यू अप्लाई फॉर द एडमिशन? सबसे अहम सवाल, कैसे आपने अप्लाई किया? क्या आपने खुद किया, किसी एजेंट से किया, किसी कंसल्टेंट से किया? आपने जनाब अपने एडमिशन के लिए कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया है? इसके लिए मैंने वीडियो कल आपके साथ शेयर की थी, ताकि आप उसको डिटेल से दोबारा देख लें कि आपने admission.se universityadmission.se पे कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसमें से कोर्स सेलेक्ट करने हैं, कैसे उनकी प्रायोरिटी देनी है, कैसे हमारा लेटर आया है, ये सारी चीजें आपके सामने। उस वीडियो को दोबारा प्लीज देख लीजिएगा। अगर आपको ना कोई बात समझ आए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं जी। तो आपने ये साबित करना है कि भाईजान हमने कोई भी जो है ना वो एजेंट, कोई कंसल्टेंट नहीं किया, बल्कि ये सारा काम हमने खुद किया है। अच्छा जी, तो वो आपसे ये पूछेगा कैन यू टेल मी अबाउट द एडमिशन प्रोसेस? तो आप बताएंगे यस आई अप्लाइड ऑन universityadmission.se। आफ्टर दैट आई सेंट माय documents in the after that I sent my documents in the scan form, and I also sent my documents in the hard copies। अगर आपने सेंड की थी, वैसे जरूरत तो नहीं थी इस दफा। After that I received my admission letter on I was qualified after 2 or 3 weeks, and I received my application, admission letter on this date. After that I applied for the fee voucher. I got my fee voucher and I have submitted my fee. And after that, I received an email from Migration Board to book my appointment for the interview. So I am here for my interview. ठीक हो गया जनाब? आगे चलें जी। आगे वो आपसे पूछ सकते हैं जी पायलट प्रोजेक्ट की कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपका पायलट प्रोजेक्ट में दाखिला हुआ है तो आपने बताना है जनाब 16 अक्टूबर 2019 से 16 अक्टूबर 2022 में हमारे पास जो है ना वो ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जिनका जो है ना वो 2 साल का वीजा इशू होता है, जिनमें जिंकोपिन या जिंकोपिन है, केटीएच है, लीनियस है, लुंड है और उमिया यूनिवर्सिटी है। उसके बाद जनाब अगला सवाल क्या हो सकता है जी? अगला सवाल हमारे पास ये हो सकता है कि वेयर विल यू स्टे इन स्वीडन? आप स्वीडन में कहाँ जो है ना वो रुकेंगे? अब साफ सी बात यह है कि आप सबको अकोमोडेशन की ईमेल आ गई है। ठीक है जी, तो आप सब ने जिसको अकोमोडेशन की ईमेल आ गई है तो उन लोगों ने खुद से अकाउंट बनाना है, ताकि मुझे भी पता चले कि जनाब आपकी एक्सपर्टीज क्या है। आपने अकाउंट बना के आपने अपनी अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करके आपने क्यू में लग जाना है। क्यू में लगने का मतलब ये है कि आप इंतजार करेंगे, वो आपको अकोमोडेशन देंगे। कोई इसके लिए पेड अकोमोडेशन हमें नहीं चाहिए होती। जस्ट आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अकोमोडेशन मौजूद है, आपको मेल आई हुई है, उसमें 2-3 ऑप्शंस आपको दी होंगी अकोमोडेशन के वाले से। उसमें से आप किसी एक में अप्लाई करके वो सारी चीजें अपने पास रखेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट का प्रिंट निकाल लेंगे, ताकि अगर वो वीजा ऑफिसर आपसे पूछे तो आप उसको बता सके कि आई हैव बुक्ड माय अकोमोडेशन ऑन XYZ प्लेस, ऑन XYZ ब्लॉक, ऑन XYZ बिल्डिंग। ठीक हो गया जनाब? आगे जी, व्हाट अबाउट योर ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस? डू यू हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस? जिन लोगों ने फीस पे की है और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस का लेटर आ गया तो आप कहेंगे कि माय यूनिवर्सिटी इज गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी हु इज ऑफरिंग health insurance to all his international students who have paid the fee. So I got my insurance from the university. और जिन लोगों की नहीं ऑफर होती आप कहेंगे कि I got 30,000 euros insurance from United Insurance Company which is this, जो आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, वो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्या है जी? अगला जनाब वो सवाल ये पूछ सकता है आपसे, हाउ डू यू रेट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी? कि आपकी इंग्लिश कैसी है? 10 में से आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं? तो आपने कोशिश करनी है कि 8 या 7 पे रहें।
बिल्कुल 2-3 पे ना आज ही ना दिखा दीजिए ये कि मनु तो अंग्रेजी आमदी को नहीं जनाब, मैं तो पंजाबी मीडियम में जनाब पढ़िया हुआ, मेरा तो ख्याल है मनु तो अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं आमदी। नहीं, आपने कहना आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, so my communication skills in English are very good. I do not have any problem in speaking, reading, writing English. आगे जी क्या सवाल हो सकता है जी? कौन सी वो 3 तरीकेकार थे जो आपने प्रीवियस स्टडी में इस्तेमाल की? या टेल मी अबाउट द कोर्सेज यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस डिग्री। तो आपने अपने पहले सेमेस्टर में अगर डेटाबेस पढ़ी है तो आप डेटाबेस बताएंगे, दूसरे में आपने C++ पढ़ी है, C# पढ़ी है, गेम प्रोग्रामिंग पढ़ी है, वो बताएंगे। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो आप बताएंगे मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने फलां पढ़ा था, फलां पढ़ा था। अगर आप MBA वाले तो आप बताएंगे मैंने जो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, फिर अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा था। जो कुछ आपने जनाब पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ आप बताएंगे। उसके बाद जनाब अगला सवाल क्या होगा कि वो ट्रांसक्रिप्ट में से देख के आपसे सवाल पूछेगा और आपको तमाम चीजों का पता होना चाहिए, सारी डेफिनेशंस आनी चाहिए। आप बता सकें कि मैनेजमेंट के गुरु कौन हैं, आप बता सकें कि मार्केटिंग के गुरु कौन हैं, आप बता सकें कि अकाउंटिंग का बाबा जी कौन है। ठीक है ना जी, जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पता हो। अच्छा जी, तो जो रिसेंट वाकयात हुए, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे चली गई है। ठीक है जी, तो अब वो आपसे पूछ सकता है जी मेटावर्स क्या है। तो ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए जनाब अपनी के हवाले से। देखिए आपकी जो तैयारी होगी वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। मैंने आज से कोई 20 साल पहले अगर डिग्री की थी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं कोई 4, 6, 10 बंदों को सुबह से लेके शाम तक ट्रेनिंग करवा सकता हूँ कंप्यूटर की। ठीक है ना जी, तो आपने तैयारी अच्छी कर ले, इंशाल्लाह आप जो है ना वो कामयाब होंगे। आपके अंदर खुद ब खुद जो है ना वो इंग्लिश भी आ जाएगी, आपको जो है ना वो एतमाद भी आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं जनाब। अगला जनाब हमारा सवाल ये हो सकता है और बहुत अहम सवाल, हु इज योर स्पॉन्सर, हु इज योर फाइनेंशियल सपोर्टर। आपको कौन जो है ना वो कर रहा है सपोर्ट जनाब, कौन कर रहा है? तो आपने बताना है माय फादर इज माय सपोर्टर, माय फादर इज माय स्पॉन्सर, माय मदर इज माय स्पॉन्सर। अगर खुदा ना खास्ता वाले साहब फोत हो गए तो आपने साथ जो है ना वो लगाने हैं उनके, आपके साथ लेके जाने हैं उनके कोई ना कोई बिजनेस के प्रूफ। अगर आपके वाले साहब दुबई सऊदीया वगैरह हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके वाले साहब किसी शेंजन कंट्री में हैं तो कोशिश करें कि वो ना बताएं कि वहां पे हैं, क्योंकि उनको डाउट जाएगा कि बंदा जाके उधर स्लिप हो जाएगा। आगे जी बढ़ते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर बैंक? 24 लाख, 23 लाख, 25 लाख, 45 लाख, 46 लाख। आपको पता होना चाहिए कितने पैसे हैं मेरे अकाउंट में। उसके बाद आप कौन से शहर में रहते हैं और जाके आप किस शहर में रहेंगे। ठीक है जी, तो आपके शहर के बारे में भी वो पूछ सकता है, जिस जाके आपने शहर में रहना है उसके बारे में भी पूछ सकता है। और उसके बाद जनाब अगला उसका सवाल क्या होगा, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर द वीजा रेजिडेंट परमिट। साथ बिठा के भाई मैं अप्लाई करवाता हूँ माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पे, साथ साथ कहता हूँ सारे स्टेप देखते जाओ। आप उसको बताएंगे कि आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन Swedish Migration Board website, that is migrationsevercut.se. After that, I applied with all my details, my passport, my previous qualification, and the qualification which I am going to continue, and the studies which I am going to continue in the Sweden. And then I have uploaded my bank statement, and after all that, I have paid my 1500 Swedish kron from my card, or from card of my cousin, or from card of my टीचर चौधरी उमर अब्दुल्ला गौसी साहब वगैरह 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 वगैरह। ठीक है जनाब, तो आप बताएंगे कि ये प्रोसेस मैंने करके मुकम्मल किया है अपना वीजा अप्लाई करना। विच एयरपोर्ट विल यू लैंड। अब आप सबको पता होना चाहिए कि जो स्वीडन है उसका जो दारुल खिलाफा है वो है स्टॉकहोम, और उसका जो एयरपोर्ट है उसका नाम अरलांदा है। लेकिन आप लोग ये सारे सर्च करेंगे कि आपको करीब तरीन कौन कौन सा एयरपोर्ट पड़ता है। उसके बाद आपने ये भी देखना ना पाकिस्तान से उसकी फ्लाइट भी जाती है उस एयरपोर्ट के लिए कि नहीं जाती। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे जनाब कि आपके ख्याल में जो
लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे। तो आपने बताना है कि जी जो माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर 85 68 या 8600 जो है ना वो पर मंथ लिखा हुआ है, कि उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, दोबारा उसको पढ़ लीजिएगा। इतनी जो है ना वो पर मंथ हमें चाहिए होते हैं एक्सपेंसेस। आगे वो पूछेगा हाउ विल यू मीट योर लिविंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर स्टे इन स्वीडन। तो आप बताएंगे कि कोई मसला नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट है और जिसमें फंड्स अवेलेबल हैं, तो मैं वो उनको यूटिलाइज करूंगा जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे दिए हुए हैं। अगला सवाल वो आपसे ये पूछ सकता है कि जनाब विल यू डू एनी पार्ट टाइम जॉब, डू यू हैव एनी प्लान्स टू वर्क इन स्वीडन ड्यूरिंग योर स्टे। तो आपने जनाब बताना है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा अगर वो रिलेटेड टू माई जो ना वो हुई जॉब। तो अगर मुझे अब मैं पार्ट टाइम, पहले तो आप ये कहें कि मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जो ना वो पढ़ाई का बड़ा मसला हल से हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंटर्नशिप मिलती है या वो कहते हैं कि आप ये कोर्स करें, ये काम करें कि ये हेल्पफुल होगा आपकी पढ़ाई के लिए, तो फिर आप जरूर वो करें, फिर मैं वो जरूर करूंगा। अगला जो जनाब सवाल होगा वो ये होगा कि व्हाट इफ अबाउट योर एक्चुअल प्लान टू ट्रैवल इन स्वीडन, कब आप जाना चाह रहे हैं, डू यू हैव एनी रीजन और अदर देन। अच्छा आपका प्लान क्या है जी, मैं जी पढ़ने जा रहा हूँ और मैंने क्या करने जाना है, मूंगफली बेचने तो जा नहीं रहा भाई। तो कब तक आप जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा जी 1 अगस्त तक अगर मेरा वीजा लग जाए तो वो बहुत जबरदस्त होगा। ठीक है ना जी। आप क्या करेंगे जनाब अपना वीजा करने के बाद, तो आपने कहना है जी मैंने जैसे बताया कि मेरे वालिद डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप क्या करेंगे जी। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है, जैसे मैंने बताया कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि मैं आके जनाब पाकिस्तान में सेटल हूँ, लिहाजा मैं आके ये जॉब करूंगा। कोई इस तरह की बात नहीं करनी कि मैं जी उसे पीआर अप्लाई करांगा, मैं जी उसे वर्क परमिट ले लांगा, मैं जी उसे पक्का हो जाऊंगा, मैं उसे जी स्पेन टुर जाऊंगा, मैं पुर्तगाल टुर जाऊंगा, वगैरह 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 वगैरह। आप बाकी समझदार हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अगली बात ये होगी आर यू अप्लाइंग विद वीजा विद योर स्पाउस और डिपेंडेंट, क्या आपके बच्चे या आपकी बेगम या अगर आप बेगम हैं तो क्या आपके शोहर आपके साथ जा रहे हैं। बहुत अहम सवाल। जी नहीं जा रहे, जी जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो फिर जो है ना वो उनके डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए, एफआरसी, निकाहनामा, अटेस्टेड फ्रॉम फॉरेन ऑफिस, और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर बच्चे साथ हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए। जो हमारे पास फैमिली वाले हैं उनको हम अलहदा से गाइड कर देंगे। उसके बाद जनाब आगे क्या होगा, इज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर और फ्रेंड ऑलरेडी लिविंग इन स्वीडन। कोशिश यही करो कि भाई कोई रिश्तेदार नहीं रहता स्वीडन में, कोई हमारा जो है ना वो फैमिली वाला नहीं रहता। लेकिन अगर कोई वाकई सका रहता है, जैसे शुएब साहब हैं तो उनके शायद भाई वहां पे स्वीडन में है, ठीक है ना जी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा भी नाल हाया जी फैमिली ट्री विच। अगर वो कहीं लिखवाया हुआ है तो फिर सारा डाटा शेटा दिया, फिर कह दे मेरा भाई वहां पे है, किस स्टेटस पे, इस स्टेटस पे, कहाँ से शिफ्ट होके आए, इस स्टेटस पे शिफ्ट होके आए, फिर ना छुपाएं। लेकिन अगर नहीं है तो दूर पार के चाचे मामे दोस्त क्लास फेलो सारे जो आपके वहां बैठे हुए हैं, नबील बाबर शफीक ये वो, उन सब का नाम नहीं लेना। ठीक है जनाब, हम आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल होगा डू यू थिंक दैट स्टडीइंग इन स्वीडन विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। पहला भी मामा जी दसिया कि मैं समझना वा कि फ्यूचर मेरा बदल जाएगा जी मैं स्वीडन चला गया पढ़ने वास्ते। अच्छा, उसके बाद जनाब अगली बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स हमने कौन कौन से लेके जाने हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारे पासपोर्ट होने चाहिए। कौन से पासपोर्ट होने चाहिए, आज तक जितने भी पासपोर्ट बने हुए हैं वो सारे के सारे पासपोर्ट होने चाहिए। अगर उनमें से कोई पासपोर्ट गुम हो गया है तो आपके पास उसका उसकी एफआईआर होनी चाहिए कि माय पासपोर्ट हैज बीन लॉस्ट, और वो एफआईआर इंग्लिश में ट्रांसलेशन होनी चाहिए। उसके बाद जनाब आपके पास तमाम आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। किसी का ट्रांसक्रिप्ट घर के पे नहीं रख के जाना, किसी की डिग्री घर पे नहीं रख के जानी। उसके बाद आपके पास आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्यूशन फी कंफर्मेशन का लेटर होना चाहिए, या आपके पास ईमेल होनी चाहिए।
उसके बाद जनाब आपके पास वीजा पेड की स्लिप होनी चाहिए कि ये जनाब मैंने 1500 स्वीडिश क्रोन पे की है। फिर साथ आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए, वो मांगे या ना मांगे, वो नहीं मांगेंगे लेकिन आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, तभी वो आपको एंटर होने देंगे। तमाम आपके पास अपने एक्सपीरियंस लेटर होने चाहिए, कोई गैप वगैरह उसमें ना हो, एक्सपीरियंस लेटर अप टू डेट हो। उसके बाद आपके पास अपनी फ्रेश बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और साथ आपके पास अपना अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी फ्रेश होना चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, 400-500 700-800 बचाने के चक्कर में नया अकाउंट मेंटेनेंस लेटर नहीं निकलवाते, पुराने से गुजारा कर लेते हैं, फिर वो पुराना एक्सेप्ट नहीं करते और फिर मसला बन जाता है। आपके पास अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, साथ उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। अब जो लोग अपने स्पाउस को साथ लेके जा रहे हैं उनके पास अपने मैरिज सर्टिफिकेट होने चाहिए, एफआरसी होने चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए बच्चों के, अगर बच्चे भी साथ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी आज का, हमारे पास 10 मिनट तकरीबन रह गए इस मीटिंग को एंड करने में। ये हमारे पास आज की मीटिंग थी और अगर आप समझते हैं तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा एक मीटिंग रख लेंगे और हम इन चीजों को दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि ये सारी चीजें जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूं ताकि आपके पास ये सारी चीजें रिकॉर्ड में रहें और आपके लिए ये सारी चीजें मददगार साबित हो। जी, अब आप लोग बारी बारी जो है ना वो हाथ खड़ा करके या वैसे ही जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। सर जी मेरा सवाल ये है कि आपसे सवाल ये है कि सर जी हम ये बता सकते हैं कि हमने ना अप्लाई करने के लिए यूट्यूब से देखा था या कोई वीडियो देखी थी? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इसका मतलब ये था कि आपने जो है ना वो आपने वेबसाइट सही नहीं देखी और आपको वेबसाइट को यूज करने का नहीं पता, इसलिए आपने वहां पे जाके देखा है। अगर वो कोई ऐसा सवाल कर देता है जिसका आपको जवाब नहीं आता, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त भी मुझे इसकी बात की समझ नहीं आ रही थी तो मैंने यूट्यूब से लिंक वीडियो देख के तो मैंने ये मसला हल कर लिया था, लेकिन अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। समझ आ रही है जी? लेकिन आप ये ना बताएं कि मैंने सारा प्रोसीजर यूट्यूब से देख के किया है। ठीक है जी, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं जिसमें बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो आप बड़े आसान से स्टेप हैं, आप कोशिश करें उन स्टेप्स को देख लें। ठीक है जी, ताकि आपका ये मामला पेश ही ना आए। जी आगे बताएं जनाब, आगे बताएं सर जनाब। क्या इसमें स्टडी के मुतालिक क्वेश्चन होंगे? तो ये स्टडी के मुतालिक ही सारे क्वेश्चन हैं जनाब। प्रीवियस स्टडी वो आपके ट्रांसक्रिप्ट सामने रखेंगे, आपसे पूछेंगे जनाब दसो जनाब है डेफिनेशन की है की हुंदा है, ए की हुंदा है, ए की हुंदा है। अपनी पुरानियां सारियां किताबां कढ लो, उन्होंने टाकी शाकी मारो, उन्होंने तू डेफिनेशन देखो या कम अज कम यूट्यूब वगैरह तू या नेट तू डेफिनेशन सारियां चेक कर लो। ए बिल्कुल गल नहीं होनी कि जनाब उन्होंने आखिर ए चीज रह गई है ते ए चीज नहीं हुई। जी और दसो। सर मेरा पुराना पासपोर्ट गुम गया है तो उसकी ना FIR नहीं है मेरे पास अभी। तो FIR नहीं बनवा लें भाईजान, उसको ट्रांसलेट भी करवा लें, उसको नोटरी पब्लिक से ट्रांसलेशन वाले की भी स्टैम्प मौजूद होनी चाहिए, नोटरी पब्लिक वाले की भी जो है ना वो स्टैम्प मौजूद होनी चाहिए। जी और बताएं जनाब। सर जी सवाल ये है कि सारे डॉक्यूमेंट उनको इकट्ठे ही उनको बाय हैंड सबमिट करवा देने हैं या कि जब वो पूछेंगे जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट दें तब देने हैं? भाईजान जो जो वो सवाल पूछेगा वो ओके ओके। ओके हो गया जी। जो वो सवाल नहीं पूछेगा हम वो नहीं बताएंगे। सर जी। जी और बताएं। जी जी जी। जी सर जी मेरा ब्रदर मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मेरा बाहर होता है दुबई, लेकिन उनका शो करना है या फादर का? जी जी, ब्रदर बाहर होता है वो कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उनका पासपोर्ट कॉपी मंगवा लेंगे, उसके वीजा की कॉपी मंगवा लेंगे। ठीक है ना जी। अब उसके वीजा पे ये नहीं लिखा हो कि ये लेबर में है,
समझ आ रही है जी? तो वो लेबर में ठीक। अगर है तो हमारा कैसे आपको जो है ना वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक है? तो वो आपने ये बताना है कि जनाब वो वहाँ पे फलां पोस्ट पे, फलां पोस्ट पे, फलां पोस्ट पे है, ठीक है ना जी? तो उसमें जी जो है सर। ना वो अगर वाकई ही आपको स्पॉन्सर कर सकता है या इतनी उसकी सैलरी है, तो फिर आप बताएंगे कि जनाब ये सैलरी है। जी ठीक सर, अस्सलाम शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। सर जी, एक बात पूछनी थी आपसे, जो आपने कहा कि वो सपोर्ट आपको कौन कर रहा है। जी तो सर आप मेरे फादर हैं, वो तो कोई बिजनेस नहीं कर रहे और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है। तो सर फिर मैं ये उन्हें कैसे जस्टिफिकेशन दूंगा कि मेरे फादर ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, देखें आप सब लोग जब जाएंगे ना इंटरव्यू की, जब आपकी डेट आ जाएगी उससे 1-2 दिन पहले आपने जरूर मुझे मिलना है। मैं आपको ना एक स्टाम्प पेपर बना के दूंगा आपके वालिद साहब की तरफ से। आप अपने वालिद साहब का नाम शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएंगे, जाके वहां पे स्टाम्प पेपर लेंगे। स्टाम्प पेपर लेके वो मैं आपको पूरा स्पॉन्सर लेटर बना के दूंगा कि आई हैव बिजनेस ऑफ दिस एंड दिस, आई एम सपोर्टिंग माई चाइल्ड फॉर दिस। ठीक हो गया जी? और फिर साथ जो है ना वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जनाब मेरा ये कारोबार है, मैंने अपने बच्चे की फीस खुद पे की है, मैं उसके बैंक में मैंने इतने पैसे जमा करा दिए हैं, मैं इसकी एयर टिकट का खर्चा बर्दाश्त करूंगा, मैं इसके वहां रहने का खर्चा बर्दाश्त करूंगा। फिर वो नीचे लिखेंगे कि मैं जो कुछ ऊपर बता रहा हूँ वो सारा कुछ ठीक है, जैसे स्टाम्प पेपर होता है। नीचे हम उनके साइन और अंगूठा लगवाएंगे, वो हम जाके प्रेजेंट करेंगे जी। और बिजनेस नहीं है, वो कोई मेरी फीस परेशान ना ना हो। बाहर से जमा हुई है। बिजनेस बनाने में 5 मिनट लगते हैं बस। हेलो। बड़ी खराब ये बात आ रही थी, किसी का माइक का कौन सा जेब की आवाज बड़ी खराब है। अच्छा जी जेब साहब। मेरी ना फीस जमा हुई थी स्पेन से, तो उसका कोई मसला तो नहीं है, उन्हें क्या कहना है? जी ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है ना वो फीस भेजने में बहुत टाइम लगता है। तो जो स्पेन में मेरे कजन होते हैं या भाई होते हैं सके, कौन होते हैं जनाब? सर भाई है, लेकिन वो इलीगल है फिलहाल। तो जो आपका कजन वहां पे लीगल है ना, उसका आपने नाम बताना है। जो अंकल आपका वहां पे लीगल है उसका नाम बताना है। ठीक है जी। अच्छा जी, और कोई सवाल अगर आपका है तो प्लीज पूछ लें, वरना फिर हम मीटिंग सर एंड करेंगे। जी जी। सर जो जिनको कोई फाइनेंस नहीं कर रहा, जैसे वालदेन वगैरह जो खुद जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनका क्या आंसर होगा इस बारे में? हाँ जी। जैसे सर आप जहांजेब साहब हैं, तो आपने क्या करना है कि सर आपने फिर प्रूव करना है कि आई हैव दैट मच ऑफ सेविंग। अब वो सेविंग आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप बताएं कि मेरी जो है ना वो सैलरी इतनी है, या फिर आप बताएं कि मैंने सेविंग करके मैंने एक प्लॉट लिया हुआ था और वो जो प्लॉट है वो मैंने सेल किया है। या फिर आप ये बता सकते हैं कि जनाब मैं और जो है ना वो मेरे घर वाले दोनों हम जॉब करते हैं, हमने ऑलरेडी ये सेविंग की हुई थी, और या मैं इतने सालों से ये प्लान कर रहा हूँ कि मैंने हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो इसलिए मैंने हर माह जो है ना वो सेविंग की और मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, तो मैं जाके कर सकता हूँ। तो आप फिर साथ अपना एनडीएन लगा देंगे, अपनी सैलरी स्लिप्स लगा देंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगा देंगे। तो उसमें सर जो जैसे आप कंप्यूटर की डिग्री की बात कर रहे थे कि उसके रिलेटेड तो कोई वहाँ पे जॉब्स वगैरह होती हैं, जैसे आपके ग्रुप में ही अभी मैं 3 लोगों को तो जानता हूँ कि हम जो मैथमेटिक्स वाले हैं, तो मैथमेटिक्स जी की जी। डिग्री जो है एक तो पाकिस्तान में अवेलेबल भी है, और फिर इसके अंदर प्रैक्टिकल भी कोई इतना ज़्यादा आपको पता नहीं होता, तो इसमें हम क्या यानी कि जस्टिफिकेशन दे सकते हैं मैथमेटिक्स वाले? जी, बहुत अच्छा सवाल है जहांजेब साहब का। देखें आपका जो दाखिला हुआ है ज्यादातर का वो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, ठीक है जी? अब जो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग है ना वो यहाँ पे ऑफर नहीं हो रही, एक बात। दूसरी बात यह है कि वही पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे जो मैथ्स की डिग्री होती है उसकी इंटरनेशनली या नेशनली कोई वैल्यू नहीं है।
जबकि मैं एमएस मैथ्स या मास्टर्स मैथ्स करके जब आऊंगा ना स्वीडन से, तो मुझे यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन होगी, और मेरे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि मैं अपने मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैथ्स का खौफ है वो खत्म कर सकूंगा, क्योंकि मैं वहां से नई टेक्निक सीख के आऊंगा। यहाँ पे पाकिस्तान में सब लोगों को मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल लगती है, जबकि मुझे शुरू से मैथमेटिक्स कभी मुश्किल नहीं लगी, बल्कि मुझे मैथ्स के सवाल प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा पैशन है। तो अब मैं चाहता हूं कि वहां से मैं ये डिग्री मुकम्मल करके आके किसी वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूं, और यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास इंटरनेशनल डिग्री हो तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। जी जनाब। थैंक यू सर जी मेरा क्वेश्चन। सर जी जी मेरी आवाज आ रही है? अजमल साहब बोले आप। जी सर जी क्वेश्चन ये है कि फर्ज कर ये क्वेश्चन है व्हाई यू चूज दिस कोर्स। ये सर जी इसकी लेंथ ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए? जी जितने में आप अपने अल्फाज बता सकें। जैसे आप उर्दू में अगर आपसे मैं पूछूं कि जनाब अजमल साहब आप कहाँ रहते हैं, या आप अपना तारफ करवाएं, तो आप कहेंगे जी मेरा नाम अजमल कदर है, ठीक है जी, तो मैं इधले मने रहना वहां, ठीक है जी, तो ए मेरा तारफ है, बस। ठीक है जी, जी उससे ठीक लंबी सर। कहानी नहीं सुनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जो आपको वीजा ऑफिसर बात कर रहा है वो आपने कोई 200 लफ्ज की नहीं कहानी सुनानी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कहीं से भी नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा रट्टा मार के आया हुआ है। वो बेशक आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म से भी रट्टा मारा हुआ है तो नहीं पता होना चाहिए, नहीं ऐसे लगना चाहिए जैसे 9वीं 10वीं का बच्चा सबक सुनाता है वैसे आप उसको सवालों के जवाब दे रहे हो, बल्कि आपने बड़े इजी माहौल में जैसे बातचीत करते हैं, जैसे गपशप लगाते हैं, वैसे आप करने का। और अगर किसी आप माशाल्लाह इस तरह की इंग्लिश बोलेंगे वहां पे हाई लेवल की कि अगर उसको इंग्लिश को समझ नहीं आ रही तो आप उर्दू में भी उसको बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है ना जी, लिखवाएंगे आप उसको इंग्लिश में, लेकिन आप उर्दू में भी उसको वो एक दो बात दरमियान में टर्मिनोलॉजी गल बात समझा सकते हो, कोई ऐसे मसला नहीं होने लगा। जी और पूछें। अच्छा, अब मुझे आप सब लोग ये भी फीडबैक दें सबसे पहले कि आपको ये तरीक़ाकार तैयारी के हवाले से जो हमने आज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इस्तेमाल किया ये कैसा लगा है जनाब? सर आपका जो है सर बड़े बहुत अच्छा। आप लीड ट्रेनर है माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के हवाले से। तो जो लोग मंडी बहाउद्दीन से नहीं है उन्हें भी मैं बता दूं, तो आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से और मोटिवेशनल तरीके से समझाया। इसमें झिझक होती है इंटरव्यू के अंदर, और मेरी तो झिझक आप समझें कि आपने 100% ख़त्म कर दिया और मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। तो जब बंदा ईजी होकर क्वेश्चंस का आंसर देता है तो यकीनन उसको उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो मैंने तो सर बहुत इस जो है ना इससे सीखा है, लर्न किया है, खुसूसन मोटिवेशन के हवाले से, और टेक्निकली भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रीफ किया है। अब देखें जो जो बातें मैंने की सर वो सारा कुछ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दिए हैं, तमाम सवाल और उनके मुमकिन जवाब जो हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब मैं ये नहीं चाहता कि सर हर बंदे को मैं कोई रट्टा लगवाऊं, मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं कि इस के जवाब में आपने ये कहना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उससे मुतल्लिक खुद से वो जवाब बनाएंगे और वो मुझे आप चेक करवा देंगे। अब जो जी सर ठीक। बहुत अहम बात मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि भाई जिसका इंटरव्यू होगा, जैसे मसलन वकास साहब का 17 को है तो वो मेरे पास कल आ रहे हैं, कल मैंने उनका इंटरव्यू लेना है, उनको बिठा के जैसे वहां पे स्वीडन एम्बेसी में होना है वैसे हमने टोटल रिहर्सल करनी है, और फिर जाके जो है ना वो मैं आपको जाने दूंगा। यानी आपने एक दफा 2 दफा 3 दफा मुझे इंटरव्यू दे के अपने किसी साथी को इंटरव्यू दे के प्रैक्टिस करके तो फिर आपने जाना है। अब जरा देखें हम सब ने यार इतने बड़े बड़े मोबाइल रखे हुए हैं, किस लिए हैं? उसको भाई किताबें 4 जोड़ो उसके ऊपर रखो, वो आपकी वीडियो बनाए, शर्मिंदगी भी ना हो, आप खुद से सवाल पूछते जाओ, खुद जवाब देते जाओ, सिर्फ 2 से 3 वीडियोस आप बनाएंगे, यकीन करें कि आपके एतमाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा।
आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ कहाँ पे रुक रहा हूँ, मैं कितना तेजी से बात कर रहा हूँ, मैं कितना आहिस्ता बात कर रहा हूँ, मैं कितनी जोर से बात कर रहा हूँ। तो आप उन वीडियोस को देख के अपने आप को खुद इम्प्रूव कर लें। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मेरे भाई कि आपकी लुक कैसी होनी चाहिए। आप अगर पैंट शर्ट पहनते हैं पहले तो आप पैंट शर्ट पहन के जाएंगे। आप अगर टाई लगाते हैं पहले, जैसे हमारे पास बैंकर्स मौजूद हैं, बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह लोग मौजूद हैं, तो आप टाई लगा के जाएंगे। अब टाई और शर्ट का आप सबको पता ही है, वैसे मैं बता देता हूँ। कोशिश करें कि आपकी जो शर्ट है वो प्लेन हो, वो वाइट, ऑफ वाइट, स्काई ब्लू, यानी वो लाइट कलर की हो। वैसे भी गर्मी है और वैसे भी लाइट कलर की हो। अगर आपकी शर्ट प्लेन है तो आप अपनी जो टाई है वो डॉट्स वाली, चेक वाली या प्लेन लगा सकते हैं। और अगर आपकी शर्ट चेक वाली है तो उसके ऊपर आप टाई नहीं लगा सकते। ठीक है जी। दूसरी बात कि हमेशा याद रखें कि जिस कलर के आपके बूट होते हैं उस कलर का आपका बेल्ट होना चाहिए। अगर आपके ब्लैक बूट हैं तो आपका ब्लैक बेल्ट होना चाहिए। अगर आपके ब्राउन बूट हैं तो आपका ब्राउन बेल्ट होना चाहिए। हमने बड़े पढ़े लिखे बंदे भी देखे हैं, किसी को कोई मैनर्स ही नहीं, किसी को कोई पता ही नहीं कि भाईजान ये भी कोई रूल होता है। तो अगर आप जिनके कपड़े पहन रहे हैं तो फिर कम से कम वो रूल तो देखें ना। जैसे हम शलवार कमीज पहनते हैं तो हमें पता होता है कि शलवार की जो बाल हैं वो कैसे सीधे करने, कहाँ पे रखने, क्या करना है। तो आप अगर पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो उनके रूल देखें। दूसरी बात क्या है कि आप कोशिश करें कोई नई पैंट शर्ट खरीद के पहले दिन पहन के ना जाएं। अगर आप वो पहले दिन पहन के जाएंगे तो उसके ऊपर जो उसकी इस्त्री पैकिंग वगैरह होती है वो सामने नजर आ रही होगी। वो कॉलर बता देंगे वीजा ऑफिसर को कि पहली बारी पैंट शर्ट पा के पाया आ गया है। ठीक है जी। तो आपने भैया क्या करना है, तो जो आप पैंट शर्ट पहनते हैं पहले वो, या अगर आपने नई पैंट शर्ट ली है तो उसको कोशिश करके एक दो दफा धुला के इस्त्री वगैरह करवा के तो आप उसको पहन के प्रैक्टिस करें ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हो। ना कि वहां पे आप चलते हुए उसके पास पहुंचे तो वो आपकी चाल से पता चल जाए जनाब पैंट साइज ही पूरी नहीं लेगी। उसके बाद अगली बात क्या है सर, आपके जूते बहुत अच्छे पॉलिश होने चाहिए, आपके जूते बंद होने चाहिए। हरगिज आप खेड़ी, सैंडल, चप्पल में नहीं जाएंगे। ठीक है। आपका जो हेयर कट है वो प्रॉपर होना चाहिए। जिनका भी इंटरव्यू है मैं उनसे, अगर जो उनका अर्ली है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक दिन पहले इस्लामाबाद चले जाएं, वहां जाके रुकें, अपनी नींद पूरी करें। इंटरव्यू देने के लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो नींद होती है। आप अपनी नींद पूरी करें और फिर जाके इंटरव्यू दें। जब आप जाके वहां पे बैठेंगे तो मेहरबानी फरमा के कुर्सी के ऊपर लेट नहीं जाना या उसके ऊपर झुक नहीं जाना। आपके शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपकी बैक कुर्सी के साथ लगी हो, आप प्रॉपर तरीके से बैठे। तो आप जो है ना वो बिल्कुल इसमें ना ये कोशिश ना करें कि जनाब आपको सांस फूली हो या आपका इस तरह का मामला हो या इस तरह के प्रॉब्लम हो तो के नजर आ रहे हो। उसके बाद सर जी आपने क्या करना है, कोशिश करके आपने, हम क्या करते हैं कि जब बैठते हैं ना तो टांगों को हिला रहे होते हैं, इस तरह का काम नहीं करना। टांग पे टांग चढ़ा के भी कोशिश करें ना बैठें। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि उंगलियों को चिटका रहे होते हैं, जिन्हों पंजाबी कई जाए कड़ाके काट रहे होते हैं। ठीक है, कड़ाके नहीं करना। फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि अपनी जुबान जो है वो होंठों पे मार रहे होते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि बंदा नर्वस है। फिर हम क्या करते हैं कि बार बार अपने बाल सीधे करते हैं या कोई खुजली करने की कोशिश करते हैं, या ये हमारी आदत बन गई होती है। तो इससे पता चल रहा होता है कि बंदा नर्वस है, बंदा जो है ना वो अभी क्या कहते हैं फुल कॉन्फिडेंस में नहीं। ठीक है जी। आप ना ही टैप करेंगे टेबल को, ठीक है, ना ही आप उनके टेबल को हिलाएंगे, और ना ही आप, जब तक वो आपको खुद स्क्रीन ना दिखाए, ना ही आप उसके कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आज आपने गूगल पे सर्च करना है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी आंखें लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ जाती है। जब बंदा मेमोरी रिकॉल कर रहा होता है तो उसकी आंखें राइट साइड पे ऊपर की तरफ जाते हैं। तो आपने देखना है कि आई मूवमेंट, आप गूगल पे लिख लें आई मूवमेंट ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन। ठीक है जी। आई मूवमेंट ड्यूरिंग सेइंग लाई, या जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, लेकिन इसकी आई मूवमेंट का भी आपको पता हो ताकि आप उसको बेहतर तरीके से ज़हन में रख सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है जी। और फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें आपको बता सकता हूं
लेकिन जो कुछ आपने MSc में BSc में पढ़ा है वो मैं हरगिज आपको नहीं बता सकता। उनको भी नहीं पता होगा कि जो है ना वो आपने क्या पढ़ा हुआ है, उनको भी नहीं पता होगा कि आपने जो है ना वो क्या किया हुआ है। ठीक है जी, तो लिहाजा आपने उसकी तैयारी करके जाना है और इंशाल्लाह मेरी सारी दुआएं आप सबके साथ हैं, मेरी सारी सपोर्ट आप सबके साथ हैं। आप भी कोशिश करें, अपने वालिदैन से दुआएं लेके जाएं। हम बहुत करीब पहुंच गए हैं टारगेट पे, लेकिन अगर इस टारगेट के बहुत करीब पहुंचने के साथ हमने यहाँ पे अपना फोकस खराब कर दिया, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ये सारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दाखिला हो गया, हमारी फीस जमा हो गई, हमारी बैंक स्टेटमेंट हो गई, सारा कुछ हो गया है। अब सिर्फ क्या किस चीज की जरूरत है? अब फोकस की जरूरत है। आप देखिए आपका दोस्त कौन है ग्रुप में जिसका दाखिला आपके साथ हुआ है। जैसे जानदेव साहब देखेंगे जी, रिजवान अली साहब हैं और जो मैथ वाले हैं वो हैं, तो वो तीनों ग्रुप एक अपना बना लें व्हाट्सएप का भाई, उसमें कोर्स कोऑर्डिनेटर बताओ, यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, ये सारी चीजें बताओ। और इस दौरान मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि खुदारा फेसबुक या इधर उधर से सिर्फ ये देख देख के ना करते जाएं कि जनाब उसका भी रिजेक्ट हो गया, उसका भी रिजेक्ट हो गया, उसका भी रिजेक्ट हो गया, तो मेरा भी रिजेक्ट होना है। आप ये देखें उसका भी लग गया, सलाह का भी लग गया, मेरा भी अप्रूव होगा। देखें हमें कोई गाइडेंस नहीं होती, हमें कोई पता नहीं होता कि हमने वहां जाके क्या करना है। तो मैं तो आपको सारी डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूं। अब आपकी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि इन चीजों को सीरियसली फॉलो करें और इंटरव्यू इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कहेंगे सर दे हमें सानू डराते रहे ने, ऐसे कोई मसला ही नहीं है, ऐसे मेरे खब्बे हाथ दा कमाल सी ते सारा ने हमें सानू डरा डरा के पागल कर देता है। ठीक है जी, और कोई सवाल हो तो आप पूछ लें, वरना फिर 10:10 हो गए हैं। इंशाल्लाह हम इस तरह की मीटिंग और प्लान कर लेंगे अगर हमने जरूरत महसूस की, और साथ हम कोशिश करेंगे कि आपसे फिजिकली जरूर मिलें जाने से पहले, और कोशिश करेंगे कि आप हमें कम से कम 1-2 डमी इंटरव्यू जरूर दें जाने से पहले। जी जनाब। इंशाल्लाह सर जी, ठीक है। ठीक है जी, तो और अब आपका अगर कोई सवाल वगैरह नहीं है तो मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। और हमेशा याद रखें कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमेशा उस चीज की वैल्यू होती है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। आपने जितनी मेहनत की होगी इंशाल्लाह आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे और इतने आप कामयाब होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो लोग आज ज्वाइन नहीं हो सके, हम कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग उनके साथ शेयर कर दें, लेकिन आप उन सब दोस्तों को कहें कि अगर हमने जो नेक्स्ट मीटिंग प्लान करनी है तो सब लोग ज्वाइन करें ताकि सब लोगों का फायदा हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह सर, हाफिज खुदा सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज सर खुदा हाफिज।